हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन ने 2 लेसन पॉलिटिकल के, 2 ज्योग्राफी के पढ़ लिए और लास्ट वीडियो के अंदर अपना हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और लेसन का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने फ्रांसीसी क्रांति के से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और साथ में फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ लिए थे कि क्या कारण थे कि फ्रांस के अंदर ये क्रांति हुई थी और उसके अपन ने राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण देखे थे। और साथ में अपन ने कुछ घटनाएं भी देखी थी, क्योंकि क्रांति जब होती है तो एक दिन की तो बात होती नहीं है, तो क्या क्या घटनाक्रम हुए थे वो सारे घटनाक्रम अपन ने देख लिए थे। आज अपन बात करेंगे इसको आगे बढ़ाते हुए कि मध्यम वर्ग की भूमिका। बच्चों, मैंने जितना भी इसके अंदर से आपके वीडियो बना रही हूँ सारा मैं एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो उसमें अपने दे रखा है एक मध्यम वर्ग की भूमिका। तो बच्चों, आपको पता है कि जब अपने फ्रांस की क्रांति हुई उसके पहले यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर क्या था, फ्रांस में 3 वर्ग थे। अपन पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो पहला स्टेट था वो पादरी वर्ग, उसके बाद कुलीन वर्ग और जो तीसरा वर्ग था उसमें भूमिहीन किसान, फिर व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ अपने थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। तो बच्चों, जो थर्ड स्टेट में से ही जो लोग अमीर थे, पढ़े लिखे थे, यानी जो कोई व्यवसाय करते थे, जो समझदार थे, जिनके पास कुछ पैसा था, यानी जो धनी थे, उन्हीं को अपन ने बच्चों मध्यम वर्ग की भूमिका मध्यम वर्ग का है। तो अपनी जो ये क्रांति हुई थी उसके अंदर मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही? तो क्योंकि मध्यम वर्ग क्या था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा समझदार था, उसके अंदर विचार अभिव्यक्त करने का शक्ति थी और साथ में उनके पास पैसा भी था। पैसा क्यों था? क्योंकि वो ऊनी व रेशमी वस्त्र का व्यापार करते थे और व्यापार जब करते थे तो व्यापार किसके साथ करते थे? या तो वो समुद्री पार जाकर के दूसरे देशों से व्यापार करते थे, अन्य देशों को अपना माल निर्यात भी करते थे और जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्गों को भी अपना माल बेचते थे। इस प्रकार जो मध्यम वर्ग थे उनके पास पैसा था, समझदारी थी और पढ़े लिखे थे। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि जब फ्रांसीसी क्रांति में अपन देख रहे हैं मध्यम वर्ग की भूमिका, तो इसमें पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी लोग थे जो कि समुद्र पार व्यापार करने जाते थे और काय का व्यापार करते थे? रेशमी ऊनी वस्त्र का व्यापार करते थे और उनका निर्यात भी करते थे। अब इनके जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने क्या किया उस वक्त? अभी तो अपने बात करें कि मध्यम वर्ग कौन थे। अब उन्होंने इस क्रांति में क्या किया? तो उस क्रांति के अंदर उन्होंने जगह जगह के ऊपर सभाएं करी, लोगों के अंदर अपने विचार व्यक्त किए, कॉफी हाउस के ऊपर, टाउन हॉल के बाहर, कोर्ट में और सब जगह उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और उसके अंदर अपन देखेंगे कि इनका मत था कि व्यक्ति के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब उन्होंने क्या कहा था मध्यम वर्ग ने कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी चीज के लिए विशेष अधिकार नहीं पा सकता है। जैसे कि राजतंत्र के वो खिलाफ थे, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है बच्चों, राजा का बेटा राजा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य। लेकिन जो मध्यम वर्ग था उनका ये कहना था कि ये राजतंत्र खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति जन्म से कोई विशेष अधिकार लेकर के पैदा नहीं हो सकता है, उसको योग्यता के आधार पे ऊपर पद मिलना चाहिए। तो मध्यम वर्ग ने अपने मत को निबंध, लेखों के माध्यम से और विचार व्यक्त किए, लोगों से आपस में मीटिंगें की और इस क्रांति के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जितने भी विचारक थे और दार्शनिक वो इसी वर्ग थे। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे। तो पढ़े लिखे होने के कारण जो इसके अंदर से कई सारे दार्शनिक भी थे और उन्होंने अपने विचार आम जनता तक पहुँचाए। रूसो, मॉन्टेस्क्यू की जो अपनी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ है, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो, तो हमेशा उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तभी सभी को फायदा मिलेगा और न अत्याचार होगा किसी का, न शोषण होगा, न पक्षपात होगा। क्यों? क्योंकि 18वीं सदी के स्टार्टिंग के अंदर रूस में क्या था? 3 वर्ग थे और जो पहला और दूसरा वर्ग यानी पादरी और कुलीन वर्ग वो तो सभी तरह के करों से मुक्त थे। उनको तो जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त हुआ कि उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। कर कौन देते थे? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग। तो ऐसे के अंदर ये जो मध्यम वर्ग के जो विचारक आए, जो दार्शनिक आए, उन्होंने बताया कि कोई भी जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार पद मिलेगा। और उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण के ऊपर जोर दिया, शक्तियों के विभक्तिकरण के ऊपर जोर दिया और उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 3 तरह से आप
किसी भी शक्ति को मार दीजिए ताकि सब एक दूसरे के अंडर में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर सबका प्रेशर रहेगा तो कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा। तो यहाँ तक तो अपनी जो बात हो गई थी, इस तरह क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो अभी अपन ने देख लिया कि जो मध्यम वर्ग थे, मध्यम वर्ग कहाँ से आया था? थर्ड स्टेट से आया था। और मध्यम वर्ग के अंदर भी हम मध्यम वर्ग, हमने उनको थर्ड स्टेट के उन लोगों को कहा था जो कुछ धनी थे और जो पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने अपने विचारों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, अपने आपस में मीटिंग करके और लोगों को जागरूक किया और इस क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अब अपने जो इस लेसन में दे रखा है एक पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो बच्चों पहले क्या था? रूस के अंदर राजतंत्र था और राजतंत्र के अंदर भी क्या, लुईस सोल्वे ने बहुत अधिक अत्याचार कर रखे थे। उनके उसके जो मंत्री किसी के नहीं सुनते थे, उनको कोई हटा नहीं सकता था। वो मर्जियाँ जो कानून लगाता था, नए नए कर लगाता था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाता था, जिससे जनता बहुत शोषित हो चुकी थी। और वो भी कौन सी? थर्ड स्टेट की। तो ऐसे के अंदर क्या हुआ कि एक संवैधानिक राजतंत्र बनने की तैयारी चालू हुई। राजतंत्र तो रहेगा अभी, लेकिन कैसा? संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें कुछ नियम कानून कायदे हो, जिसका कोई लिखित या कोई संविधान हो और जहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो इसी के अंदर एक है कि 27 अगस्त 1789 के अंदर एक घोषणा पत्र जारी हुआ जिसको पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं। और ये पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब लागू हुआ? 27 अगस्त 1789 के अंदर। और इसका जो एक बुक के अंदर आपका इसके अंदर चित्र भी दे रखा है, जो इस तरह का चित्र है जो कि ले बार्बियो द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर एक दरवाजे जैसा मतलब बना रखा है। इधर एक महिला है जो तीन कलर इसके जिसकी जो तीन कलर है इनके लाल, नीला, लाल और सफ़ेद। तो नीला, लाल और सफ़ेद रंग पहने एक महिला है जो कि रूस के राष्ट्रीय रंग है। और इधर साइड कानून के बारे में लिखा हुआ है और अंदर घोषणा पत्र की बातें लिखी हुई है। ये चित्र किसने बनाया है? यहाँ पर ले बार्बिये ने ये चित्र बनाया है। और भी ले बार्बिये ने उस वक्त के बहुत सारे चित्र बनाए। क्यों उसने ये चित्र बनाए? क्योंकि बच्चों उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो और एक तो पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा वहाँ का जो राजा था वो उसने किसी के लेखन के ऊपर प्रतिबंधित था। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ लिखता है, अपने विचार लिखित में प्रकट करता है, तो उसको मुद्रित कराने के लिए उसको मार्केट में लाने से पहले उसको राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी और राजा ऐसी परमिशन नहीं देता था। ऐसे में जो ले बार्बिये थे उन्होंने कई तरह के संकेत चित्र बनाए और जिन चित्रों से अभी मैं यहाँ पर उन चित्रों की बात भी अपन करेंगे, तो उन चित्रों के द्वारा लोगों को वो जागरूक करता था। तो उसमें से एक चित्र ये भी है जहाँ पर एक लेडीज बैठी हुई है जिसने नीला, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। इधर कानून और अंदर ये जो पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र लिखा हुआ है। तो ये तो बच्चा हो गया, मैंने पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब इसकी कुछ बातें अपन देख लेते हैं कि संविधान पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जो संविधान की स्टार्टिंग कैसे? पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र, जो कि 27 अगस्त 1789 के अंदर ये कार्य चालू हो गया था। अब इसमें क्या लिखा था? जीवन में स्वतंत्रता व कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार स्वीकार किया जाता। जीवन में स्वतंत्रता व कानूनी बराबरी, यानी उसको नैसर्गिक और अहरणीय। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, यानी जो इंसान जन्म लेता है उसको जो स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून में बराबरी का अधिकार है, वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, प्राकृतिक रूप से उसको मिला है। और वह अहरणीय है, उसको कोई हरण नहीं कर सकता है। ये बात पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंदर थी। साथ में आदमी स्वयं पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उसके अधिकार समान होते हैं। प्रत्येक आदमी जो कि पैदा हुआ है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, वो स्वतंत्र ही रहेगा और उसके अधिकारों को कोई कम नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी की स्वतंत्रता, नैसर्गिक अधिकार व सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध के अधिकार की सुरक्षा करना है। यदि कोई राजनीतिक संगठन है तो उसका क्या कार्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे, व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो उसकी सुरक्षा करे, है ना। तो राजनीतिक संगठन का जो लक्ष्य होता है वो आदमी की स्वतंत्रता, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध के अधिकार की सुरक्षा करने का कार्य किसका था? राजनीतिक संगठन का। अब यहाँ तक ये तो बात हो गई पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र की।
पहले बात अपन ने कर दी मध्यम वर्ग की भूमिका की, फिर अपन ने बात करी पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की। अब हम आते हैं फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र का बनना। तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया है कि संविधान एक दिन में नहीं बना है, कई तरह की घटनाएं हुई है, कई तरह के घोषणा पत्र आए, कुछ निरस्त हुए, कहीं पर इनको सफलता मिली, कहीं पर असफलता मिली। इस तरह से जो 1791 के अंदर जा करके और संविधान बना था, वो भी कौन सा, राजतंत्र वाला। अभी अब इसके बारे में और भी बातें करेंगे। तो अपन ने देख लिया, सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके कारण क्या थे, और इस कारण के पूरे घटनाक्रम के बारे में अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा कि इससे मध्यम वर्ग जो कि थर्ड स्टेट से ही निकला हुआ है, उसकी क्या भूमिका रही, फिर पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है, और अब अपन आते हैं फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि 1791 में नया संविधान पारित हुआ। ये जो सारी घटनाक्रम हुई, बास्तिल के किले को तोड़ दिया, जेल से कैदियों को भगा दिया, है ना, तो इस तरह से इन्होंने जो जितना भी विद्रोह किया, तो लास्टली जा करके 1791 में एक नया संविधान पारित हुआ, जो क्या था, मानव अधिकार घोषणा पत्र। इसमें क्या था, मानव अधिकार घोषणा पत्र। और ये किसने बनाया था, मध्यम वर्ग ने नेशनल असेंबली बनाई। जो अपन जिस मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, उसी ने क्या बनाया, नेशनल असेंबली बनाई। और इन्होंने संविधान का प्रारूप पूरा किया। किसने, ये जो मध्यम वर्ग ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी, इन्होंने ही संविधान का प्रारूप पूरा किया। और उन्होंने क्या कहा कि सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो नेशनल असेंबली ने जो मानव अधिकार घोषणा पत्र बनाया, उसका मेन क्या था, लक्ष्य, कि सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस प्रकार जो रहा तो राजतंत्र ही रहा। मैंने अभी बताया बच्चों आपको, अभी गणतंत्र लागू नहीं हुआ था, अभी तो राजतंत्र ही था, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को सौंप दी। किसको सौंप दी कानून बनाने की शक्ति, नेशनल असेंबली को। और द्वितीय सदन के प्रतिनिधि मिलकर इसका गठन करते थे, जिस पर लुई 16 मान्यता देता था। और इसके अंदर 3 तरह का विधायिका, जिसके अंदर सभी मतदाता थे, कार्यपालिका जिसमें राजा व उसके मंत्री थे, और न्यायपालिका जिसमें न्यायाधीश थे। इस प्रकार शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। तो सारे घटनाक्रम को देखने के बाद अपन आ गए 1791 के अंदर। 1791 के अंदर मध्यम वर्ग ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी, उन्होंने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया और संविधान का प्रारूप बना दिया गया। और संविधान के प्रारूप में मेन बातें क्या थी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और कानून बनाने का अधिकार भी नेशनल असेंबली को ही दे दिया। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण 3 भागों में कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका के अंदर कौन थे, सभी मतदाता थे। कार्यपालिका में राजा और मंत्री थे, और न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश था। इस प्रकार ये जो फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र के बनने का प्रारूप सामने आ गया। अब बच्चों क्या होता है कि जब अपन बात करें कि न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, नेशनल असेंबली है, तो आखिर इसमें कौन लोग होंगे, इसके सदस्य कौन होंगे, तो उसके लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ बच्चों, चुनाव हुआ। और चुनाव भी कैसा हुआ, नेशनल असेंबली का जो चुनाव हुआ वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। नेशनल असेंबली ने ही चुनाव करवाया, लेकिन नेशनल असेंबली का भी तो किसी ने चुना, तो नेशनल असेंबली को निर्वाचक मंडल ने चयन किया। इसमें मैंने एरो ऐसे बनाए, क्योंकि पहले आएंगे मतदाता, मतदाता क्या करेंगे, निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे, और निर्वाचक मंडल फिर नेशनल असेंबली का चुनाव करेंगे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। अब जो निर्वाचक मंडल के अंदर कौन होंगे, है ना, सिर्फ पुरुष होते हैं, लगभग 50,000 पुरुष। और इसमें भी मत देने का अधिकार कौन से पुरुषों को था, अर्थात इससे महिलाएं तो थी ही नहीं, सिर्फ पुरुष थे। और पुरुष में भी कौन से पुरुष, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो अपने 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में दे सकते हो। वही पुरुष उस जो निर्वाचक मंडल का सदस्य बन सकता था जिसकी उम्र 25 साल से अधिक हो, और वो अपने 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में डोनेट, कर के रूप में दान दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ओनली मेल whose age above 25 years and if they paid their 3 days wages, अपने 3 दिन की मजदूरी को वो दे सकते हो, तभी उनको मत देने का अधिकार था। तो अपने यहाँ पर राजतंत्र था फ्रांस में, और राजतंत्र को फिर संवैधानिक मान्यता तो मिल गई, यानी संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण तो हुआ, लेकिन उसमें भी अभी इतना अच्छा
या शोषण विरुद्ध या बिल्कुल स्वतंत्र या बिल्कुल समानता वाला राजतंत्र नहीं बना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी दो तरह के मतदाता को इन्होंने बांट रखा था, एक सक्रिय मतदाता और एक निष्क्रिय मतदाता। क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया अपन ने बता रखे कि जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में कौन लोग थे? मध्यम वर्ग के ही लोग थे। और नेशनल असेंबली को अधिकार था कि वो कानून बनाएंगे, लेकिन नेशनल असेंबली को भी बच्चों को चुनता था और उसको चुनने का काम था निर्वाचक मंडल के पास। और निर्वाचक मंडल में भी कौन होते थे? वही पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो और वो अपने 3 दिन के मजदूरी को कर्ज के रूप में 3 दिन की मजदूरी को करों के रूप में दे सकते हो। इस प्रकार जो संवैधानिक राजतंत्र बना वो भी कैसा था? उसमें 2 तरह के मतदाता थे, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय में मैंने अभी आपको बता दिया कि वे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है ना, और जो अपने 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में दे सकते हो। लेकिन जो निष्क्रिय में सभी महिलाएं और सभी बच्चे और जो पुरुष बच गए, कौन से? रेस्ट मेल्स। कौन से पुरुष? जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है लेकिन वो अपनी 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में नहीं दे सकते, वो पुरुष। तो इस प्रकार जो फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना उसकी जो पूरी मैंने रूपरेखा आपको बता दी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बन चुके थे, लेकिन मतदाता अभी भी सक्रिय और निष्क्रिय थे। अभी भी महिलाओं को सही अधिकार नहीं मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार बच्चों नहीं मिला था। हाँ, लेकिन जो लुईस 16वें का जो राजतंत्र था उससे ये राजतंत्र थोड़ा अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसमें लुईस 16 की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया था, मतलब उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। और जो शक्ति किसके पास आ गई थी? थर्ड स्टेट के लोगों के पास आ गई थी, थर्ड स्टेट में भी मध्यम वर्ग के पास। तो इससे कौन नाराज थे? जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? होंगे ही सही, क्योंकि पहले तो उनको बिल्कुल भी कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उनको करों के अंदर भी उनकी बराबरी की हिस्सेदारी हो गई थी। जितना कर थर्ड स्टेट के लोग दे रहे थे उतना ही कर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को भी देना पड़ रहा था। लेकिन अब थर्ड स्टेट के लोग अधिक संतुष्ट थे। सभी के अंदर बहुत अमीर लोग नहीं थे, बहुत गरीब लोग नहीं थे, पैसों का सब में समान बंटवारा था और कुछ स्वतंत्रता और समानता यहाँ तक आ चुकी थी। तो इसके निष्कर्ष को अपन थोड़ा सा इस रूप में देख लेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकला या क्या प्रभाव निकला। तो सबसे बड़ी बात हो गई थी, जो मैंने 2-3 बातें आपको बता दी कि लुईस 16 की जो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया था, न्यायपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका बन चुके थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को भी अब टैक्स देने पड़ते थे। साथ में जो सेंसरशिप की समाप्ति हो गई थी। सेंसरशिप का मतलब ये होता है बच्चों कि क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर यदि किसी को यदि कुछ लिखना है, उसने कुछ लिखा है और उसको समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में छपवाना होता है तो उसको पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। और राजा ऐसी अनुमति कभी नहीं देता था, ऐसे विचारों को कभी अनुमति नहीं देता था जिससे लोगों में जागरूकता आए। लेकिन इस क्रांति के बाद सेंसरशिप समाप्त हो गया, यानी व्यक्ति लिखने के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, स्टेज के ऊपर नाटक करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो गया था। जिसकी वजह से लोगों के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने अपने विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, अलग अलग मंचों के ऊपर नाटक का मंचन करके और अपने विचारों को स्वतंत्र और बेफिक्र होकर के, निडर होकर के अपने विचारों को व्यक्त किया, जिससे लोगों के अंदर और अधिक जागरूकता आई। न्याय की बात समझाई, लोगों को ये बताया कि हम जन्म से ही स्वतंत्र हैं, हमारा स्वतंत्रता हमारा नैसर्गिक अधिकार है और उसका कोई हरण नहीं कर सकता है। तो जो बेस्ट, जो इसका सबसे अच्छा फायदा मिला था वो यही मिला था कि राजा की जो सेंसरशिप थी वो समाप्त हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, साहित्य व प्रेस जगत में क्रांति आ गई, क्योंकि सब स्वतंत्र हो गए, अपने विचारों को लिख सकते थे। प्रेस स्वतंत्र हो गया, घटनाओं के विरोध के लेख छपने लगे, अखबार और पुस्तकें व पर्चों की भीड़ लग गई। इस प्रकार बच्चों फ्रांस के अंदर 1791 के अंदर संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हो गया। अभी सिर्फ संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ है, गणतंत्र का निर्माण नहीं हुआ है। अब इसके अंदर कुछ चित्र हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता क्या थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उस वक्त पुस्तकों की, जैसे पहले जब क्रांति की शुरुआती दौर में पुस्तकों के बजाय कुछ सांकेतिक चिन्ह थे, जिसको जो अपन ने जो इसका नाम भी बता रखा है, ले बार्बिए के द्वारा बनाए गए थे। तो उसके अंदर एक तो टूटी फूटी जंजीर का चित्र दे रखा है आपकी बुक में, जो ये बताता है कि अब स्वतंत्रता गई है, हम स्वतंत्र हो गए, जंजीरें हमारी टूट गई है। फिर एक छड़ी बांधकर एक गट्ठर बताया है,
जो बताता है कि संगठन में शक्ति है। यदि हम सब संगठित होकर के रहेंगे तो लुईस 16 को अपन फेल कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति बनाइए जिसमें आंख बना रखी है, ऐसे एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें यहाँ पर तो आंख बना रखी है और यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही है। तो ये सूर्य की किरणें ये बता रही है कि अब अंधकार का दूर होगा, मतलब सूर्य की किरणें आएगी तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और जो अज्ञानीपन था वो सब दूर हो जाएगा। इसी प्रकार एक रिंग है जिसके ऊपर सांप बता रखा है जो कि हमारे यहाँ पर सनातनता की बात को दर्शाता है। एक लाल टोपी बता रखी है, तो लाल टोपी बच्चों उनके द्वारा पहनी जाती थी जो पहले दास थे लेकिन अब उस दास प्रथा से मुक्त हो गए होंगे। और एक मैंने अभी पहले भी इसका वर्णन कर दिया कि नीली, सफेद व लाल, जैसे अपने इंडिया के ट्राई कलर कौन से, राष्ट्रीय रंग कौन से, सफेद, केसरी और हरा, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय कलर है। उसी प्रकार फ्रांस के अंदर नीला, सफेद और लाल उनके राष्ट्रीय रंग थे जो उनके राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। तो एक चित्र है इस तरह का जिसमें इधर कानून है और यहाँ पर एक महिला को इस 3 कलर के साथ दर्शाया गया है। और एक पंखों वाली स्त्री का भी चित्र बता रखा है। जैसे भारत माता को हम कैसे दिखाते हैं, एक महिला के चित्र के रूप में भारत माता को बताते हैं कि श्वेत वस्त्र पहनी हुई है, पीछे तिरंगा झंडा है ना। तो इस तरह से अपन क्या बताते हैं कि भारत माता की अपन कल्पना बताते हैं। तो भारत माता को हमने मानवीय रूप दे रखा है हमारी राष्ट्रीयता को। इसी प्रकार जो फ्रांस के अंदर भी एक सफ़ेद वस्त्रों के अंदर एक महिला का चित्र है जो कि क्या बताता है, उसके राष्ट्रीयता के मानवीय रूप को बताता है। तो बच्चों इस प्रकार अपन दोनों वीडियो के अंदर यहाँ तक आ गए कि फ्रांस में क्या था पहले, फिर क्या हालात रहे, क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, और क्रांति के बाद परिणाम क्या निकला कि संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हो गया 1791 में। जो 1789 के अंदर जो क्रांति चालू हुई थी तो 1791 के अंदर जाकर के एक संविधान राजतंत्र की निर्माण हो गया जिसके अंदर लोग अधिक स्वतंत्र थे, उनके अपनी भावनाओं का कद्र थी। थर्ड स्टेट के लोगों को भी करों से थोड़ी मुक्ति मिली थी और तीनों स्टेट के लोगों को कर देने पड़ते थे। लेकिन अभी भी महिलाओं के साथ अभी भी बराबरी का व्यवहार नहीं होता था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं था। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये तो अभी संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ है कि संवैधानिक गणतंत्र का निर्माण फ्रांस के अंदर कैसे हुआ। तो अगली वीडियो के अंदर अपन और भी बातें देखेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। अब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए और दोनों वीडियो को अच्छे से देख लो ताकि आपको ये जो इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम अगली वीडियो के अंदर अगली बातों के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।